नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज तीसरा पेपर हुआ और पेपर जैसा कि पहला और दूसरा पेपर आया लगभग उसी पैटर्न पे तीसरा पेपर था एनालिटिकल। यानी फैक्ट जिसने रटे हैं वो कोई काम के नहीं रहे। इन सारे पेपरों में पूरा एनालिटिकल बेसिस पेपर था लगभग। अब हम डिस्कस करते हैं 3 मार्कर। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? तो सीधी बात है, द्रव्यमान में जी का मान नहीं होता और भार में जी का मान होता है और भार हमेशा द्रव्यमान से ज्यादा होता है। मानव कान के लिए श्रव्य आवर्ती परास क्या है? तो सीधी सी बात है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और यह सेम होता है बच्चों के लिए भी। उसके बाद है प्रकाशीय तंतु में किस परिघटना का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना। फिर ये चौथा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस टाइप से थोड़ा लगा मुझे, तो आप इसको देख लीजिए, अगर इसका जवाब हो तो कमेंट कीजिए। फिर उसके बाद 5वां में सेम अवधारणा है, आपके पास अगर जवाब है तो प्लीज कमेंट में इसका जवाब दीजिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि आवर्त सारणी में तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। एक प्रारूपी विषाणु के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? तो एक तो न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके ऊपर उसका आवरण होता है। जीव द्रव्य कुंचन से आप क्या समझते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि जब पादप सेल होती है उसमें से जब जल बाहर निकल जाता है तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग हो जाती है और जो सेल होती है ना वो सिकुड़ जाती है। इसी को बोलते हैं जीव द्रव्य संकुचन या जीव द्रव्य कुंचन। कोच का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। MS वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट में फुटनोट कैसे लगाते हैं? प्लीज कमेंट में इसको बताइएगा। असेंबली भाषा मशीनी भाषा से कैसे भिन्न है? तो असेंबली भाषा में क्या प्रयोग किया जाता है? न्यूमेरिक कोड, और मशीनी भाषा में बाइनरी कोड यानी 0 और 1। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। उपयोग क्यों किया जाता है? एग्जाम वगैरह में जो विवरण होता है उसको जांचने में। एक कुर्सी की बिक्री, ये सवाल है मैथ का 13 नंबर, तो इसका जो आंसर है वो 1840 है। फिर किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका 25 और बहुलक 24 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। तो इस फॉर्मूले में आप डाल दीजिए, आपका निकल आएगा समथिंग शायद 21.5 ऐसा कुछ, देख लेना आप जो भी निकले। फिर उसके बाद 15वां है x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x = 4 है। किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए, तो आपने लिख दिए होंगे। अष्टांग योग के अंग कौन कौन से हैं? तो यम नियम संयम नहीं, यम नियम आहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और ऐसा यानी 8 है टोटल। उसके बाद टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो महिला और बच्चे हैं, नवजात शिशु और गर्भस्थ महिला हैं, उनमें होने वाले 10 संक्रामक रोगों से 90% सुरक्षा देना। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? तो युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देना। DRDO का उद्देश्य क्या है? सब जानते हैं, लिख दिया होगा। रोबोटिक्स क्या है? सब जानते हैं, लिख दिया होगा। बायोडीजल उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? तो अनाज का उपयोग किया जाता है। पेट्रो प्लांट्स का उपयोग किया जाता है। शैवाल का उपयोग किया जाता है। दीर्घ ज्वार कब उत्पन्न होते हैं? पूर्णिमा के दिन। इरडा का विस्तृत रूप क्या है? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986। WCED, इसका पूर्ण रूप आप मुझे बता देना कमेंट में। सुपोषण क्या होता है? यूट्रोफिकेशन। किसी झील या तालाब में पोषक तत्वों की वृद्धि करना ही यूट्रोफिकेशन कहलाता है। खनिज को परिभाषित कीजिए, तो धरातल को खोद कर निकाले गए पदार्थ खनिज कहलाते हैं। रासायनिक अपक्षय क्या है? तो जो जो जलगत क्रिया, अम्ल की क्रिया होती है उसके द्वारा जो चट्टानों में टूट फूट होती है उसको रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जलमंडल क्या है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला समस्त जल का भाग जलमंडल कहलाता है। अब आ जाते हैं 5 मार्कर में। जड़त्व की अवधारणा समझाइए। तो गैलीलियो ने कहा कि जड़त्व वह वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहती है और साथ ही साथ अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। और जड़त्व का कारण क्या है? तो जड़त्व का कारण है घनत्व या द्रव्यमान। किरण प्रकाशिकी में प्रयोग की जाने वाली कार्टीसियन चिन्ह परपाटी, कुछ नहीं, अता पता ही नहीं है कहां से क्वेश्चन रखा है ये। कौशल और लुईस का अष्टक नियम समझाइए। तो इसका ये नियम ये है कि कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में तब तक भाग लेता है जब तक कि उसके अंतिम कक्षा में अष्टक पूर्ण नहीं हो जाता। अम्लराज क्या होता है? मे बी H2SO4 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग चेक कीजिए। H2SO4 है और उसके गुण लिखने थे।
पीयूष ग्रंथि क्या है? तो भैया ये मास्टर ग्रंथि है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मस्तिष्क में रहती है और इसके जो कार्य हैं वो पूरे शरीर के विकास को प्रभावित करती है, सारे अंगों में समन्वय निर्धारण करती है, भिन्न ग्रंथियों पर नियंत्रण स्थापित करती है। कोशिका चक्र क्या है? कोशिका चक्र में क्या होता है, एक मदर कोशिका विभाजित होके दो शिशु कोशिका बनाती है और ये अनवरत चलती रहती है। तो इसके क्या महत्व है? तो भैया सीधी बात है, कोशिकाओं में वृद्धि होता है, शरीर का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, प्रजनन में सहायक होती है, ये इसके उपयोग हैं। कैश मेमोरी क्या होती है? तो सीपीयू में जो मेमोरी स्थित रहती है उसको कैश मेमोरी रहती है। ये बहुत कम इसकी भंडारण क्षमता होती है और सबसे अधिक फास्ट होती है। ई सरकार और ई शासन के मध्य मुख्य अंतर क्या है? तो ई गवर्नमेंट क्या है और ई गवर्नेंस क्या है? तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं। ई गवर्नेंस तो आता है, बट ई सरकार मतलब सरकार के कामकाज में या सरकार की जो गतिविधियां हैं उनमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा, तो ई सरकार हो जाएगी। और ई शासन यानी प्रशासन के कार्यों में। उसके बाद 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8, 10, 12 का अपन ले लेंगे एलसीएम और उसके बाद उसको तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक 1000 से छोटी संख्या नहीं आ जाएगी। तो लगभग शायद 960 है ये, मे बी। निम्न आंकड़ों के समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो ये शायद 18.5 आया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के मुख्य उद्देश्य संक्षेप में लिखिए। 2014 में आया था। उद्देश्य क्या थे इसके? कि जो आयुष प्रणाली है उसका सुदृढ़ीकरण करना, आयुष प्रणाली के लिए औषधि की आपूर्ति सुनिश्चित करना, औषधि उत्पादन को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर आयुष प्रणाली को विस्तार करना, यही सब इसके उद्देश्य थे। पंचकर्म चिकित्सा क्या है? आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है जो शरीर को डिटॉक्स करती है और इसमें 5 प्रक्रियाएं होती हैं: स्वेदन, स्नेहन, नेति, वस्ति, वमन, विरेचन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? तो आपने लिख दिया होगा। यंत्र कैसे बुद्धिमत्ता प्राप्त करते हैं? तो कैसे करते हैं? बिग डेटा का एनालिसिस, एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग द्वारा। उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के मुख्य उद्देश्य क्या है? बता दिया होगा। विक्रम ये अपना हरिकोटा में स्थित है। यहाँ से जो रॉकेट वगैरह होते हैं, उपग्रह होते हैं, वो लॉन्च होते हैं। जलीय बायोमास क्या है? तो जल में पाए जाने वाले जीव जंतु, शैवाल और प्लांक्टन वगैरह जलीय बायोमास कहलाते हैं। इनके लाभ बता दो कि भैया औषधि मिलती है, भोजन मिलता है, ये मिलता है। भूतापीय ऊर्जा से बिजली कैसे बनती है? तो तापीय संयंत्र स्थापित करके। हरित पट्टियों के मुख्य उपयोग लिखिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम लिखने थे आपको। पृथ्वी की 3 अलग अलग परतों पर टिप्पणी लिखी, तो 3 अलग अलग परतों की विशेषताएं बतलानी थी। ग्रेनाइट पर एक टिप्पणी लिखें, तो सिंपल सा है, आग्नेय चट्टान है ये। और पृथ्वी जो धरातल के नीचे जब मैग्मा, तप्त मैग्मा ठंडा होता है तो ग्रेनाइट बनती है। इसके उपयोग लिख देने थे और इसकी विशेषताएं लिख देनी थी। फिर आ जाते हैं अपन 11 मार्कर पे। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। तो तापीय प्रभाव क्या होता है विद्युत धारा का? किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो तालक चार गर्म होने लगता है। अब इसमें जैसे बल्ब में टंगस्टन लगाना, बल्ब में अक्रिय गैस भरना, प्रेस का गर्म होना, हीटर का गर्म होना, फ्यूज तार वगैरह जो होते हैं, ये सब इसके अनुप्रयोग हैं। सावनीकरण से क्या समझते हैं? तो सावनीकरण मतलब सोडियम पोटेशियम के जो लवण होते हैं उनके साथ जब एस्टर और वसा अम्ल की श्रृंखला की अभिक्रिया कराई जाती है तो साबुन बनते हैं, तो इसी को बोलते हैं सावनीकरण। अब साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता? क्योंकि कठोर जल में होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण और साबुन में होते हैं सोडियम और पोटेशियम के लवण। तो जब ये क्रिया करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम वाला जो साबुन होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले साबुन में बदल जाता है कि जो कि जल में अघुलनशील है। अब जब जल में अघुलनशील साबुन बन जाएगा तो वो कपड़े साफ कैसे करेगा? अब फिर मनुष्य में भोजन के पाचन की क्रिया विधि तो 2 तरह की होती है। एक होती है यांत्रिक, दूसरी होती है रासायनिक। यांत्रिक होती है दांतों से उसको पीसना और निगलना, और उसके बाद रासायनिक होती है मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अमाशय में प्रोटीन का पाचन, और ड्यूडेनम जो होती है छोटी आंत का जो ऊपरी वाला भाग होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सबका पाचन हो जाता है, क्योंकि उसमें संपूर्ण पाचक रस उपस्थित होता है जो कहाँ से आता है? पैंक्रियाज से। साथ में सहायक ग्रंथियां लिख दीजिए पाचन तंत्र की, तो वो हो जाएंगी लार ग्रंथियां, उसके बाद अग्नाशय और यकृत, और पाचक जो अंग है मुख्य पाचक अंग तो वो क्या है? मुख है। उसके बाद आपका अमाशय है और छोटी आंत है। उसके बाद है वेब पेज क्या होता है? तो वेब पेज क्या होता है?
एक इंटरनेट पर पाया जाने वाला डिजिटल डॉक्यूमेंट जो HTML भाषा में लिखा जाता है और जिसको वेब ब्राउजर की मदद से पढ़ा जाता है। एक अच्छी वेबसाइट की विशेषताएं सब जानते हैं। हाँ, ये 5th क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए मुझे। मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं तो बहुत सारी हैं, जो आयुष्मान निरामयम मध्य प्रदेश, उसके बाद है तुम्हारा शक्तिमान योजना, बाल शक्ति योजना, मंगल दिवस योजना, उसके बाद दस्तक अभियान, पोषण पुनर्वास अभियान, बहुत सारी हैं। फिर उसके बाद इसरो का विस्तृत विवरण देना था कि कब स्थापना हुई, इसके उद्देश्य क्या है, इसने अब तक कौन कौन से सफल मिशन किए हैं, इसके कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह है, इसकी कौन सी व्यावसायिक इकाइयां वगैरह है, ये लिख देना था। ऊर्जा ऑडिट क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों है, तो ऊर्जा ऑडिट क्यों होती है कि ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में समन्वय स्थापित करने के लिए ऊर्जा ऑडिट की जाती है। इससे क्या होता है, ऊर्जा की मांग में कमी आती है, ऊर्जा संरक्षण होता है, पर्यावरण संरक्षण होता है, समग्र जो पूरा देश होता है उसकी ऊर्जा मांग में कमी आती है, जिससे कि जो विदेशी मुद्रा कोष है उसमें वृद्धि होती है। तो देखा जाए ऊर्जा ऑडिट पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर एक निबंध लिखना था। यहाँ पे पर्यावरण प्रभाव आकलन बताना नहीं था, सिर्फ एक निबंध लिखना था कि भैया ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की। कोई भी परियोजना जब लागू करनी होती है तो उस परियोजना के जो संभावित प्रकोप होते हैं वो उनका आकलन किया जाता है और उन आकलन के आधार पर एक वैकल्पिक योजना बनाई जाती है। वहाँ के स्थानीय निवासियों से विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद ही परियोजना को लागू किया जाता है। इस अवधारणा का विकास कहाँ हुआ था, USA में, और 1970 के दशक में इसको भारत में लागू किया गया। वे सारी परियोजनाएं जो 50 करोड़ रुपए से अधिक की हैं उन पर ये आकलन लागू होता है। अब यहाँ पे इंडिया में क्या है, उतना अच्छे तरीके से इसको लागू नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी अपनी विशेषज्ञों की कमेटी बना देती है और जनता से भी विचार विमर्श नहीं करती है। तो उसके कारण क्या हुआ, पर्यावरण का बहुत ज्यादा क्षरण हो रहा है। तो भारत सरकार को इसको और कठोर बनाने की जरूरत है। ये निबंध हो गया। उसके बाद है अपक्षय को परिभाषित करें तो अपक्षय क्या है, भौतिक रासायनिक एवं जैविक कारकों के द्वारा चट्टानों का विखंडन एवं वियोजन ही अपक्षय कहलाता है। और ये स्थान पे ही होता है उस पर्टिकुलर। भौतिक अपक्षय के कारण क्या क्या है उन पर टिप्पणी करना था। तो वो कौन कौन से हैं, ताप है, दाब है, जलवायु कारक हैं, उसके बाद यांत्रिक कारक हैं, यही उसके कारण है। तो देखा जाए पेपर बहुत सरल था, बहुत ज्यादा एनालिटिकल था, और आप लोगों की जो भी, छोड़ो उसको। तो देखा जाए हाथी निकल गया। अब पूछ की बारी है, छोटा छोटा सिलेबस है, पढ़ो, बिंदास एग्जाम दो, खुश रहो और आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दो। जय हिंद, जय भारत।